वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी का स्वागत है टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग जुडिशरी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम विशाल सिंह है। आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। एक्चुअली में हम लोग ये देखने जा रहे हैं कि कोई भी ऑफेंस होता है तो ऑफेंस होने के बाद हमारे पास क्या ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, मतलब विक्टिम या इन्फॉर्मेंट के पास। उसके बाद FIR या कंप्लेंट कैसे होती है, FIR के बाद उस FIR पे इन्वेस्टिगेशन कैसे होती है, इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या स्टेप ली जाती हैं। उसके बाद जब पुलिस रिपोर्ट सबमिट करती है तो मजिस्ट्रेट साहब कॉन्ग्निजेंस कैसे लेते हैं, कॉन्ग्निजेंस लेने के बाद उस पर ट्रायल कैसे चलता है, ट्रायल में क्या क्या स्टेप ली जाती हैं, और फाइनली उस केस में किसी आदमी को एक्यूटल या कन्विक्शन कैसे होता है। तो ऑफेंस होने से, FIR होने से, इन्वेस्टिगेशन होने से, उसके बाद कॉन्ग्निजेंस लेने के बाद, ट्रायल चलने के बाद एक्यूटल या कन्विक्शन, ये स्टेप बाय स्टेप हम लोग देखने जा रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मतलब चाहे आप प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, चाहे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, या कुछ भी नहीं, आप इन जनरल भी आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि CRPC में कौन कौन से प्रोसीजर कहाँ पे दिए हुए हैं, कैसे चीज़ें एक्चुअली में वर्क करती हैं। ठीक है, ये सब जानना हम लोग के लिए बहुत ज़रूरी है। उम्मीद करता हूँ आप लोग पहले से भी जानते होंगे, लेकिन उसको दोबारा रिवाइज करा देता हूँ। अगर आप पहले से जानते हैं और नहीं जानते हैं तो फिर बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए देखना। 1-1.5 घंटे की वीडियो होगी, कितना भी टाइम लग जाए उसमें कोई इशू नहीं है। कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, नोट भी करते रहिएगा, जिनको एग्ज़ाम देने हैं, और जिनको एग्ज़ाम नहीं देना है वो नॉलेज बढ़ाने के लिए देख सकते हैं। चलिए, सबसे पहले क्या होता है, कोई भी अगर ऑफेंस होता है, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप देखेंगे हम लोग। ठीक है, कोई भी अगर ऑफेंस होता है तो ऑफेंस होने के बाद जो विक्टिम है, या तो विक्टिम या जिसको ऑफेंस होने की जानकारी है, हम कह सकते हैं इन्फॉर्मेंट। ठीक है, विक्टिम या इन्फॉर्मेंट के पास दो ऑप्शन होते हैं। क्या दो ऑप्शन? किस लिए? टू सेट द क्रिमिनल लॉ इन मोशन, टू सेट द क्रिमिनल लॉ इन मोशन, कि भाई इस ऑफेंस पे कुछ कार्रवाई हो, इसलिए उसके पास दो ऑप्शन होते हैं। क्या ऑप्शन होते हैं? हम लोग को पता है, या तो हम पुलिस स्टेशन जाएं या हम मजिस्ट्रेट साहब के पास कंप्लेंट करें। ठीक है, या तो हम पुलिस स्टेशन जाएंगे, ऑफेंस होने पर विक्टिम कहाँ जाएगा? विक्टिम या इन्फॉर्मेंट, जिसको भी जानकारी मुझे पता चला यहाँ पर मर्डर हुआ, मैं सीधे भाग के पुलिस स्टेशन जाऊँगा, जानकारी दूंगा, या फ़ोन निकाल के डायल 100 पे फ़ोन करूँगा, जानकारी दूंगा। ठीक है, अगर मैं विक्टिम हूँ, ठीक है, विक्टिम हूँ, मान लो चोरी हो गई कुछ है, तो फिर मैं पुलिस स्टेशन जाके FIR दर्ज कराऊंगा। एक तो ये होता है कि पुलिस स्टेशन जाए, दूसरा क्या होता है कि हम कंप्लेंट कर सकते हैं सीधे मजिस्ट्रेट को, कंप्लेंट टू मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट साहब को भी कंप्लेंट कर सकते हैं। ठीक है, पुलिस स्टेशन जाने पे, पुलिस स्टेशन अगर हम जाते हैं तो पुलिस ऑफिसर क्या करेगा, ये देखेगा कि ऑफेंस है कैसा। अगर वो ऑफेंस कॉग्निजेबल ऑफेंस है, कि वो नॉन कॉग्निजेबल है, पुलिस ऑफिसर क्या, जैसे ही आप उसे जानकारी देंगे कि ऐसी चीज हुई है, तो वो जे सबसे पहले देखेगा वो ऑफेंस, जिस टाइप की आप इंफॉर्मेशन उसे दे रहे हैं, वो कैसी है, कॉग्निजेबल है कि नॉन कॉग्निजेबल है। अगर वो कॉग्निजेबल हुई तो पुलिस ऑफिसर FIR नोट कर लेगा सेक्शन 154 में। ठीक है, और अगर नॉन कॉग्निजेबल है तो फिर वो 155 में NCR नोट करके और आपको डायरेक्ट करेगा कि आप मजिस्ट्रेट साहब के पास कंप्लेंट फाइल करें जाके। ठीक है, अगर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है तो वो कहता है पुलिस ऑफिसर 155 में NCR नोट कर लेगा। NCR का मतलब है नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट। आप लोगों ने बहुत सुना होगा कि FIR हो गई है या NCR हो गई है। ठीक है, तो अगर वो ऑफेंस नॉन कॉग्निजेबल होता है तो उसके लिए NCR यूज किया जाता है, जैसे हम लोग नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट बोलते हैं। ठीक, मेन पर काम होता है पुलिस ऑफिसर का इसमें। अगर कोई इंफॉर्मेशन किसी पुलिस ऑफिसर को मिलती है रिलेटिंग टू द कॉग्निजेबल ऑफेंस, तो फिर वो FIR नोट करता है, और इस पे पूरा एक चैप्टर दिया हुआ है, चैप्टर 12 ऑफ CRPC, कि FIR कैसे नोट होगी। ये तो सेक्शन 154 में है। ठीक है, ये चैप्टर 12 कहाँ से कहाँ तक चलता है? ये 154 से लेके 176 तक चलता है। ठीक, इसमें अगर हम मेन बात करें कॉग्निजेबल ऑफेंस की, कि उसकी पे FIR कैसे नोट होगी, उस पे इन्वेस्टिगेशन कैसे होगी, इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या स्टेप ले सकते हैं, क्या क्या प्रोसीजर हैं, वो सारी चीज़ें चैप्टर 12 में ही आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, CRPC के चैप्टर 12 में। चलिए, तो नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट पे अभी हम लोग इसको
वैसे भी इसमें कुछ है नहीं, ठीक है। एनसीआर अगर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की आप जानकारी देते हैं तो पुलिस ऑफिसर कुछ नहीं करता है, वो आपको डायरेक्ट एनसीआर नोट करके डायरेक्ट कर देता है कि जाइए मजिस्ट्रेट साहब से परमिशन लेके आइए कि हम इस पे इन्वेस्टिगेशन करें, ठीक है। तो चलिए इसको यहीं पर रोक देते हैं। अगर हम कंप्लेंट करते हैं, कंप्लेंट टू मजिस्ट्रेट, कंप्लेंट टू मजिस्ट्रेट हम किसी भी ऑफेंस में कर सकते हैं, ठीक है। एनी ऑफेंस, एनी ऑफेंस। एफआईआर केवल कौन से केस में हो सकती है? केवल कॉग्निजेबल केसेस में। अगर ऑफेंस कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो ही एफआईआर होगी, वरना नहीं होगी। कंप्लेंट किसी भी ऑफेंस, चाहे कॉग्निजेबल हो चाहे नॉन कॉग्निजेबल हो, कैसा भी केस हो, सभी पे कंप्लेंट कर सकते हैं। अगर मजिस्ट्रेट साहब के पास कंप्लेंट करते हैं तो मजिस्ट्रेट साहब क्या है, 190 के 1 के ए में, इसको हम लोग अभी डिटेल में देखेंगे, ठीक है। अभी घबराने की जरूरत नहीं है, सब चीजें डिटेल में देखेंगे में हम लोग। 190 के 1 ए में मजिस्ट्रेट साहब कंप्लेंट कॉन्ग्जेंस लेंगे, और कॉन्ग्जेंस लेने के बाद एक चैप्टर है, चैप्टर 15, ठीक है। उस पे वो क्या करते हैं, चैप्टर 15 चलता है सेक्शन 200 से 203 तक, 200 से 203 तक, जिसमें सेक्शन 200 बोलता है कि जिसने भी कंप्लेंट की है उसका मजिस्ट्रेट साहब एग्जामिनेशन करेंगे, एग्जामिनेशन ऑफ कंप्लेनेंट। एग्जामिनेशन करने के बाद कंप्लेनेंट है, साथ में विटनेसेस लेके गया है तो विटनेसेस का भी एग्जामिनेशन करेंगे। ये डिसाइड करेंगे वेदर देयर इज सफिशिएंट ग्राउंड टू प्रोसीड फर्दर, क्या हमें इस कंप्लेंट पे आगे फर्दर प्रोसीड करना चाहिए, ठीक है। अगर सफिशिएंट ग्राउंड होगा तो प्रोसीड करेंगे, सफिशिएंट ग्राउंड नहीं होगा तो 203 बोलता है कंप्लेंट को मजिस्ट्रेट साहब डिसमिस कर देंगे, वहीं पर खारिज कर देंगे, ठीक है। और सफिशिएंट ग्राउंड होता है तो 204 में इशू ऑफ प्रोसेस कर देते हैं, इशू ऑफ प्रोसेस। ये है चैप्टर 16, चैप्टर 16 में दिया हुआ है कैसे इशू ऑफ प्रोसेस होगा सेक्शन 204 में, ठीक है। इशू ऑफ प्रोसेस में क्या होता है, मान लो सिर्फ इतनी, अभी इसी की बात कर रहे हैं, ठीक है। उस पे भी आएंगे, उस पे जब आएंगे तब अभी टाइम लगेगा। चलिए पहले हम बात करते हैं कि हमने एफआईआर ना करके क्या किया, सीधे कंप्लेंट की। ऐसा नहीं है, अगर बहुत सारी चीज़ें इसमें बीच में अभी दब रही हैं। दबने का मतलब है, अभी आपके दिमाग में एक डाउट आएगा, सर अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ तो हमें एफआईआर करनी चाहिए थी, हम सीधे कंप्लेंट क्यों किया। अगर हम कॉग्निजेबल ऑफेंस में सीधे कंप्लेंट मजिस्ट्रेट साहब के पास जाएंगे तो मजिस्ट्रेट साहब भी डायरेक्ट कर देंगे कि जाओ एफआईआर करवा दो जाके। वो एफआईआर नहीं कर रहा है तो हम डायरेक्शन दिए दे रहे हैं कि एफआईआर हो जाए, ठीक है। लेकिन अभी हम मान लेते हैं कि मजिस्ट्रेट साहब ने कंप्लेंट जो है एक्सेप्ट कर ली। एक्सेप्ट करने के बाद क्या कर रहे हैं, वो एग्जामिनेशन कर रहे हैं कंप्लेनेंट का। एग्जामिनेशन क्यों किया जाता है, क्या सफिशिएंट ग्राउंड है आगे बढ़ने का, ठीक है। कहने का मतलब इशू ऑफ प्रोसेस करने का क्या सफिशिएंट ग्राउंड है। इशू ऑफ प्रोसेस में क्या होता है कि जो एक्यूज्ड होता है, अगर सम्मन केस होगा तो उसे सम्मन इशू हो जाएगा, अगर वारंट केस होगा तो उसे वारंट इशू हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए इशू ऑफ प्रोसेस तक जाने की जरूरत है कि नहीं है, ये जानते हैं सेक्शन 200 में, ठीक है। चलो ये हम जान गए कि अगर हम मजिस्ट्रेट साहब को कंप्लेंट करते हैं तो वो क्या एक्शन लेते हैं, कंप्लेंट के आगे का स्टेप क्या है, ठीक है। अगर कंप्लेंट पे कॉन्ग्जेंस लेते हैं तो एक चैप्टर 15 दिया हुआ है जिसमें एग्जामिनेशन ऑफ कंप्लेनेंट करते हैं। एग्जामिनेशन ऑफ कंप्लेनेंट में अगर सफिशिएंट एविडेंस है तो हम थोड़ा आगे और बढ़ जाते हैं, इशू ऑफ प्रोसेस करते हैं, जो कि चैप्टर 16 में दिया हुआ है, ठीक है। चैप्टर 16 के सेक्शन 204 में। अब फॉर एग्जाम्पल इस पे आ जाते हैं अब, ठीक है, कि क्या हुआ। जैसा इन जनरल होता है, ऑफेंस होता है, विक्टिम या इन्फॉर्मेंट, विक्टिम जिसके साथ ऑफेंस हुआ, इन्फॉर्मेंट जिसको ऑफेंस की जानकारी है, इनमें से कोई एक आदमी सीधे भाग के पुलिस स्टेशन जाता है और जानकारी देता है, ठीक है। तो सबसे पहले उसका जाने का मतलब क्या होता है कि हम जाके एफआईआर दर्ज कराएं। एफआईआर का मतलब फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, ठीक है। एज सच जो टर्म एफआईआर है वो सीआरपीसी में कहीं इस्तेमाल नहीं हुआ है, ठीक है। एफआईआर नहीं डिफाइन है कि एफआईआर का, ना डेफिनेशन क्लॉज में है, ना सेक्शन 154 में एफआईआर दिया हुआ है। सेक्शन 154 में एजेंशियल्स ऑफ एफआईआर दिए हुए हैं कि कैसे एफआईआर दर्ज की जाएगी, ठीक है। जो टर्म है एफआईआर वो नहीं बताया गया है। तो कैसे, सेक्शन 154 अगर हम पढ़ेंगे तो उसमें दिया हुआ है कि अगर कोई भी इंफॉर्मेशन देता है, इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू कॉग्निजेबल ऑफेंस, कोई भी इंफॉर्मेशन देता है कैसी, किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस की, किसको, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को, अगर वो ओरली दे रहा है, ओरली भी दे सकता है और राइटिंग में भी दे सकता है।
अगर वो ओरली दे रहा है तो रिड्यूस इन राइटिंग, अगर वो ओरली दे रहा है तो उसको राइटिंग में लिख लिया जाएगा। जैसे ही राइटिंग में देता है या राइटिंग में लिख लिया जाता है तो साइन बाय द इन्फॉर्मेंट, तो उस पे इन्फॉर्मेंट के साइन ले लिए जाते हैं। ठीक, और क्या होगा, और उसका जो सब्सटेंस ऑफ द इंफॉर्मेशन होता है उसको वो पुलिस डायरी में नोट कर लेता है। जो मेन इंफॉर्मेशन होती है उसको वो क्या करता है, पुलिस डायरी में नोट कर लेता है, जैसे स्टेट गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब की हो। ठीक है, जैसे हम लोग जनरल डायरी बोलते हैं, डायरी में नोट कर लेता है, पुलिस डायरी नहीं, जनरल डायरी। ठीक है, जीडी बोलते हैं कि जीडी पे चढ़ गया। ठीक है, बोलते हैं कि एफआईआर जीडी पे चढ़ गई, एक बार एफआईआर रजिस्टर्ड हो गई, जीडी पे चढ़ गई, उसके बाद कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होगी। ठीक है, चलो इसमें एक चीज और है, प्रोविजो और दिया हुआ है सेक्शन 154 में। क्या प्रोविजो है कि अगर इंफॉर्मेशन किसी वुमेन द्वारा दी जा रही है, ये सारा जब आप सब सेक्शन 154 का 1 पढ़ेंगे ना तो ये सारी चीजें आप उसमें निकल के आएंगी। ठीक है, प्रोविजो ये बोलता है कि अगर इंफॉर्मेशन किसी वुमेन द्वारा दिया जा रहा है, दी जा रही है किसी वुमेन द्वारा जिसके अगेंस्ट कोई सेक्सुअल ऑफेंस हुआ है। ठीक है, रेप से रिलेटेड 354, अगर कोई सेक्सुअल ऑफेंस हुआ है उसके अगेंस्ट में और वो इन्फॉर्मेशन वुमेन द्वारा दी जा रही है, तो वो इन्फॉर्मेशन किसके द्वारा रिकॉर्ड की जाएगी, बाई वुमेन पुलिस ऑफिसर द्वारा। किसके द्वारा, बाई वुमेन पुलिस ऑफिसर, वुमेन पुलिस ऑफिसर द्वारा दर्ज की जाएगी। चलिए ठीक, इसका सबसेक्शन 2 154 का 2 ये बोलता है कि एफआईआर जो दर्ज हो गई है, इसको हम एफआईआर अब कर देते हैं, इसकी कॉपी जो है, एक कॉपी फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट किसको दी जाएगी, इन्फॉर्मेंट को, जिसने इंफॉर्मेशन दी है। अब क्या है 154 का 3, 154 का 3 ये बोलता है कि अगर पुलिस ऑफिसर, जैसा कि हम लोग जानते हैं इतने सीधे पुलिस ऑफिसर थोड़े होते हैं कि आप वहां गए, जानकारी दी, उन्होंने तुरंत नोट कर लिया, बात खत्म। अगर वो आपकी एफआईआर दर्ज नहीं कर रहा है तो क्या करना है, तो सबसे पहला स्टेप बताता है 154(3). ठीक, अगर वो एफआईआर दर्ज नहीं कर रहा है, देखो 3 तरीके से एफआईआर दर्ज हो सकती है, एक तो 3 तरीके से। सबसे पहला, हमने सबसे पहले जानकारी दी पुलिस ऑफिसर को, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को कि साहब हमारी एफआईआर दर्ज कर लो, साहब ने हमारी एफआईआर दर्ज नहीं की। दूसरा ऑप्शन हमारे पास है 154 का 3 कि हमने क्या किया, एसपी साहब को, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, एसपी या एसएसपी उस डिस्ट्रिक्ट में जो भी कोई हो, अगर एसपी साहब हैं तो इनको बाई पोस्ट, बाई रजिस्टर्ड पोस्ट, बाई रजिस्टर्ड पोस्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू हम उन्हें राइटिंग में भेज देंगे, और उस पर फिर ये एसपी साहब क्या करेंगे, या तो राइटिंग में जब इनके पास पहुंचेगी ये क्या करेंगे, ये या तो उस पर खुद एक्शन लेंगे, खुद इन्वेस्टिगेशन करेंगे, या डायरेक्ट कर देंगे सबऑर्डिनेट को कि इस पे इन्वेस्टिगेशन करो, डायरेक्ट सबऑर्डिनेट टू इन्वेस्टिगेट द केस। ठीक है, मतलब कि हमेशा जब भी इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दिया जाता है ना, चाहे पुलिस कोई भी दे इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर, चाहे कोर्ट दे रही हो, चाहे एसपी साहब दे रहे हो, जब भी इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर दिए जाते हैं तो इन्वेस्टिगेशन का मतलब होता है पहले एफआईआर दर्ज होगी, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होगी। ठीक है, जैसे तीसरा ऑप्शन हमारे पास क्या होता है, पहला ऑप्शन ये हो गया डायरेक्ट एफआईआर कराई, दूसरा इन्होंने नहीं की तो एसपी साहब के पास गए, इन्होंने भी नहीं की तो तीसरा ऑप्शन हमारे पास होता है 156(3) में। 156(3) में क्या होता है, जो मजिस्ट्रेट साहब जिनके पास 190 में पावर है टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंस, ठीक है, 190 में जिन मजिस्ट्रेट साहब के पास पावर है, उनसे क्या है, उनसे हम डायरेक्शन ले आए कि डायरेक्ट, ये अगर डायरेक्ट कर दे टू इन्वेस्टिगेट द केस। ठीक,
अगर ये डायरेक्ट कर देते हैं तो यहाँ पर भी जैसे मजिस्ट्रेट साहब अगर 156(3) में मजिस्ट्रेट साहब के पास एप्लीकेशन लेके गए कि साहब मैं पुलिस ऑफिसर के पास गया, उसने मेरी FIR दर्ज नहीं की, मैंने SP साहब को मैंने बाई पोस्ट रजिस्टर्ड पोस्ट उनको भेजा, उसकी मैं कॉपी भी आपको एक दे रहा हूँ, उसकी एक कॉपी भी लगा रहा हूँ, इन्होंने भी कोई एक्शन नहीं लिया, मेरी रजिस्टर्ड पोस्ट को डस्टबिन में फेंक दिया, कोई एक्शन नहीं लिया। अब तो मजिस्ट्रेट साहब मैं आपके पास आया हूं, आप इस पे डायरेक्शन दे दें कि इस पे जो है इन्वेस्टिगेशन हो। तो अगर मजिस्ट्रेट साहब डायरेक्शन देंगे 190 में, तो इसका मतलब यही होगा कि पहले FIR दर्ज होगी, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होगी। ठीक है, मान लो एक ये भी मान लो कि अगर हम इनके पास गए, इन्होंने डायरेक्शन नहीं दिया, इन्होंने भी मना कर दिया, तो चौथा ऑप्शन हमारे पास होता है इनके ऑर्डर के अगेंस्ट अगर ये हमारा रिजेक्ट कर देते हैं तो चौथा ऑप्शन होता है कि इनके ऑर्डर के अगेंस्ट हम सेशन जज के पास रिवीजन डाल सकते हैं, सेशन जज के पास इन्हीं के ऑर्डर के अगेंस्ट। ठीक है, चलो ये हमारे पास ऑप्शंस होते हैं FIR दर्ज कराने के। ठीक, तो हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने अभी देखा कि कैसे 154 में FIR होती है, FIR के एजेंशियल्स क्या क्या है। उसके बाद हमने देखा एक इसमें प्रोविजो है कि अगर सेक्सुअल ऑफेंसेस से रिलेटेड है, वुमेन द्वारा इंफॉर्मेशन दी जा रही है, तो वो पुलिस ऑफिसर द्वारा नोट होगी। फिर हम लोग देखा कि अगर FIR इसमें दर्ज नहीं हो, सब सेक्शन 2 देखा कि इसकी एक कॉपी फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी। उसके बाद में हम लोगों ने देखा कि अगर 1 में FIR दर्ज नहीं कर रहा ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, दूसरा हमारे पास ऑप्शन 154(3) में है कि हम SP को बाय रजिस्टर्ड पोस्ट राइटिंग में भेजेंगे, तो वो या तो इन्वेस्टिगेशन करेगा या सबऑर्डिनेट को बोल देगा कि इन्वेस्टिगेशन करो। ये भी नहीं करते हैं तो तीसरा ऑप्शन हमारे पास 156(3) है, जो ये बताता है कि मजिस्ट्रेट साहब डायरेक्शन दे सकते हैं। ठीक, चलो इतनी बात समझ में आई। ऐसे हम FIR करा सकते हैं। अब सेक्शन 154 मान लो, इसको हम सेक्शन ये मान लेते हैं कि FIR हो गई। ठीक है, 155 तो NCR वाला था। ठीक है, NCR अगर इंफॉर्मेशन नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट से है, ठीक है, तो अगर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की कोई इन्फॉर्मेशन है तो वो NCR नोट करके डायरेक्ट कर देगा कि जाओ मजिस्ट्रेट साहब से पहले ऑर्डर लेके आओ, तब हम इन्वेस्टिगेशन कर पाएंगे। कहने का मतलब है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में पुलिस ऑफिसर कैन नॉट इन्वेस्टिगेट द केस विदाउट द ऑर्डर ऑफ द मजिस्ट्रेट। ठीक है, जब तक उसे मजिस्ट्रेट का ऑर्डर नहीं मिलता है वो उसमें इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पाता है। ठीक, हम लोग देख रहे हैं अभी चैप्टर 12 पे इस समय है हम लोग, जो कि चलता है 154 से लेके 176 तक। ठीक है, एक्चुअली में ये 173 तक ही इंफॉर्मेशन मतलब FIR यहाँ पर 173 में पुलिस रिपोर्ट सबमिट हो जाती है, और जो सेक्शन 174, 175 और 176 है, ये तीनों तब काम आते हैं जब किसी की डेथ हो। ठीक है, डेथ के टाइम पे एक रिपोर्ट तैयार की जाती है जिसको हम लोग इंक्वेस्ट रिपोर्ट बोलते हैं, और प्रैक्टिस में उसे हम बोलते हैं क्या, पंचनामा। अगर किसी की डेथ होती है तो एक रिपोर्ट तैयार करनी होती है, पंचनामा। वो ये बताता है 174 से 176 तक कैसे पंचनामा कौन बनाएगा, कैसे बनाएगा, ये इसमें दिया हुआ है, कौन कौन से केसेस में पंचनामा बनाना होगा। तो इसको अभी साइड में कर देते हैं, हम लोग को पहुंचना है यहाँ तक 173 तक। ठीक है, कि कैसे पुलिस रिपोर्ट सबमिट होती है, क्योंकि एक्शन हमेशा पुलिस रिपोर्ट पे लिया जाता है। ठीक है, FIR पे कोर्ट एक्शन नहीं लेती, अभी हम लोग ये बात आगे समझेंगे। ठीक, तो 154 में FIR हो गई, 154 के 3 सबसेक्शन थे, 155 में NCR की बात है, तो इसको हम लोग अभी टच नहीं करते हैं। बस इसमें इतना जान लेते हैं कि 155 में NCR की बात है, और NCR का मतलब नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट, और नॉन कॉग्निजेबल केसेस में पुलिस ऑफिसर कैन नॉट इन्वेस्टिगेट द केस विदाउट द ऑर्डर ऑफ द मजिस्ट्रेट। ठीक, 156 में क्या है, 156 में दिया हुआ है पावर ऑफ पुलिस ऑफिसर टू इन्वेस्टिगेट कॉग्निजेबल केस। 156 का 3 अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा, टू इन्वेस्टिगेट द कॉग्निजेबल केस। मजा आ जाएगा आपको, बस ध्यान, बस कंसंट्रेशन बनाए रखिए। ठीक है, 156(3) में क्या है, पावर दी है पुलिस ऑफिसर की कि वो इन्वेस्टिगेट कर सकता है कॉग्निजेबल केस को। 156 का 1 कहता है कि इन्वेस्टिगेट कर सकता है इवन विदाउट द, इवन क्या मतलब विदाउट द ऑर्डर ऑफ द मजिस्ट्रेट। ठीक है, इसके पास विदाउट द ऑर्डर ऑफ द मजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेशन करने की पावर है। ठीक है, इसके पास पुलिस ऑफिसर के पास विदाउट द ऑर्डर ऑफ द मजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेट द केस। पुलिस ऑफिसर जैसे ही पुलिस ऑफिसर को जानकारी मिली, कोई अच्छा पुलिस ऑफिसर था, उसे जानकारी मिली कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, उस पे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। ठीक, वो तुरंत जाएगा, वो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, उसे जानकारी मिली तुरंत जाएगा, इन्वेस्टिगेट करना चालू कर देगा।
ठीक है, FIR नोट करेगा, इन्वेस्टिगेट करना चालू कर देगा। यही ये बोल रहा है 156 का 1 किसी की भी जरूरत नहीं है। 2 ये बोलता है कि सिर्फ इसी ग्राउंड पे इसको चैलेंज नहीं किया जाएगा पूरी इन्वेस्टिगेशन को कि उसके पास जुरिडिक्शन नहीं था या ऐसा कुछ होता है। तो 3 तो हम लोग ने अभी अभी पढ़ा 156 का 3, अगर FIR दर्ज नहीं हो पा रही है 154 1 में, 154 के 3 में, तो 156 का 3 ये बोलता है कि मजिस्ट्रेट साहब जो है डायरेक्ट कर सकते हैं, मजिस्ट्रेट डायरेक्ट टू इन्वेस्टिगेट द केस। यहां पर इन्वेस्टिगेट द केस का मतलब है सीधा सीधा FIR नोट करना। ठीक है, ठीक, कौन सा मजिस्ट्रेट? जिसके पास 190 में पावर है। अभी 190 भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, 156 3 हो गया। 157 बताता है प्रोसीजर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, कि इन्वेस्टिगेशन करने का प्रोसीजर क्या होगा। प्रोसीजर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, यही 156 में जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है, इसकी इन्वेस्टिगेशन करने का प्रोसीजर क्या होगा। प्रोसीजर ऑफ इन्वेस्टिगेशन कहाँ दिया हुआ है? 157 में। पावर ऑफ पुलिस ऑफिसर टू इन्वेस्टिगेट द केस कहाँ दिया हुआ है? 156 में। 157 को हम लोग एक चीज से और जानते हैं, प्री में खूब पूछा जाता है, ऑकरेंस रिपोर्ट। ऑकरेंस रिपोर्ट, ऑकरेंस एज सच ये ऑकरेंस टर्म इसमें इस्तेमाल नहीं हुआ है, लेकिन प्री में पूछा जाता है कि ऑकरेंस रिपोर्ट कहाँ पे दिया हुआ है। कहने का मतलब ऑकरेंस रिपोर्ट कहाँ पे सबमिट करनी होती है पुलिस ऑफिसर को, किसके पास? मजिस्ट्रेट के पास। क्या होता है, जैसे ही कोई ऑफेंस होता है, जैसे ही उसकी जानकारी पुलिस ऑफिसर को इंफॉर्मेशन मिलती है, जैसे ही उसे इंफॉर्मेशन मिलती है, ठीक है, या तो कोई देता है या उसे खुद मिल जाए, तो क्या होगा, तुरंत ही वो क्या करेगा, उसकी एक रिपोर्ट सबमिट करेगा। रिपोर्ट करेगा किसको? टू मजिस्ट्रेट को, कि साहब ऐसा ऐसा ऑफेंस हुआ है। कौन से मजिस्ट्रेट को? जो उस पुलिस रिपोर्ट पे कॉन्ग्निजेंस ले सकता है, उस मजिस्ट्रेट को ये रिपोर्ट करेंगे, और रिपोर्ट करने के बाद सीधे स्पॉट पे जाएंगे। स्पॉट पे क्या करेंगे? कलेक्शन ऑफ एविडेंस। अगर वहां कोई एविडेंस मिलता है तो वो एविडेंस कलेक्ट करेंगे। ठीक, अगर वहां पे कोई सस्पेक्टेड पर्सन मिलता है उसको अरेस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, क्या है, ये सब चीजें दी हुई हैं 157 में। जैसे ही आपको इंफॉर्मेशन मिली, या किसी ने दी या आपको खुद कहीं से मिली, तुरंत ही आपको क्या करना है, उसकी रिपोर्ट देना है मजिस्ट्रेट साहब को। कौन से मजिस्ट्रेट साहब को? जो मजिस्ट्रेट साहब एम्पावर टू टेक कॉग्निजेंस, जो कॉग्निजेंस ले सकते हैं, वो वाले मजिस्ट्रेट साहब। ठीक, अब क्या हुआ, उसके बाद रिपोर्ट देने के बाद उसी रिपोर्ट को हम लोग बोलते हैं ऑकरेंस रिपोर्ट। रिपोर्ट देने के बाद सीधे स्पॉट पे जाएगा। स्पॉट पे जाने के बाद वहां पर कोई एविडेंस है तो उसको कलेक्ट करेगा। एविडेंस करने के बाद अगर कोई वहां पर सस्पेक्टेड पर्सन है उसको अरेस्ट करेगा। ठीक है, ये सारे काम यहाँ पर करते हैं। ठीक, 157। 158 क्या बोलता है कि रिपोर्ट कैसे सबमिट होगी। वो रिपोर्ट जो है ऑकरेंस रिपोर्ट सबमिट कैसे होगी। रिपोर्ट हाउ सबमिटेड, ये रिपोर्ट सबमिटेड कैसे होगी? ये रिपोर्ट सबमिट होगी बाय सुपीरियर ऑफिसर। जो सुपीरियर ऑफिसर स्टेट गवर्नमेंट ने जो अपॉइंट किया होगा, या जो भी कोई बता रखा होगा कि मजिस्ट्रेट साहब को ये सुपीरियर ऑफिसर रिपोर्ट सबमिट करेगा, तो जो आईओ होगा वो सुपीरियर ऑफिसर देगा, सुपीरियर ऑफिसर मजिस्ट्रेट साहब को पहुंचाएंगे। सुपीरियर ऑफिसर 2 काम करेगा, या तो कोई डायरेक्शन दे सकता है उसको, जो आईओ जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है उसको डायरेक्शन दे सकता है कि इसमें ये चीजें और अभी ऐड कर लो, या ये इन्वेस्टिगेशन और कर लो, या सीधे डायरेक्ट मजिस्ट्रेट साहब को फॉरवर्ड कर देगा। अगर उसे लगता है कि कोई डायरेक्शन नहीं देनी है तो सीधे मजिस्ट्रेट साहब को फॉरवर्ड कर देगा। मजिस्ट्रेट साहब के पास क्या ऑप्शन होगा, जैसे ही ये रिपोर्ट आएगी, मजिस्ट्रेट साहब के पास उस रिपोर्ट के बेसिस पे 3 ऑप्शन होंगे। क्या? या तो एक्सेप्ट द रिपोर्ट, दूसरा या तो इस पे प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करा सकते हैं, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी बाय सबऑर्डिनेट, या डायरेक्ट फर्दर इन्वेस्टिगेशन। ये काम इस पे ये कर सकते हैं। ठीक, 159। अब क्या है, ये सब इन्वेस्टिगेशन का पार्ट चल रहा है। हमें क्या क्या अभी हमने देखा कि FIR हो गई 154 में। क्या देखा? 154 में FIR हो गई। FIR होने के बाद क्या किया? प्रोसीजर ऑफ इन्वेस्टिगेशन देखा। पहले बात तो पावर 156, उसके बाद 157 प्रोसीजर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, उसमें उसने क्या क्या किया हम लोगों ने देखा। अब क्या है, अब वो क्या कर रहा है,
बुला रहा है किसको, 160 में पावर ऑफ पुलिस ऑफिसर, क्या है हेडिंग, पुलिस ऑफिसर पावर टू रिक्वायर अटेंडेंस ऑफ विटनेसेस, पुलिस ऑफिसर पावर टू रिक्वायर अटेंडेंस ऑफ विटनेसेस, क्या कर रहा है, विटनेसेस को बुला रहा है। ठीक है, ये सेक्शन 160 कुछ नहीं, ये पुलिस ऑफिसर को पावर दे रहा है। 160 क्या दे रहा है, पुलिस ऑफिसर को पावर दे रहा है कि भाई कोई भी ऐसा आदमी है जो उस केस के बारे में जानता है, ठीक है, उस केस से रिलेटेड उसके पास जानकारी है, तो आपके पास ये पावर है, आप उसको जो है ऑर्डर देके बुला सकते हैं कोतवाली में। ठीक है, बस ये पावर कौन दे रहा है पुलिस ऑफिसर को, 160, कि कोई भी आदमी को वो बुला सकते हैं, एनी पर्सन हु हैज एक्वेंटेड विद द फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस, एक्वेंटेड, जिससे कोई भी एक्वेंटेड विद द फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। ठीक, समझे कि नहीं। तो उसमें किसको नहीं बुला सकता है, इसमें ये भी दिया हुआ है किसको नहीं बुला सकता है, अगर कोई भी बच्चा है, चाइल्ड है, बिलो द एज ऑफ 15 ईयर्स, 15 साल से छोटा है, ठीक है, कोई आदमी है जो कि 65 साल से बड़ा है, या कोई वुमेन है, या कोई मेंटली या फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन है, इनको वो वहां नहीं बुलाएगा। मेंटली या फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन, इनको वो नहीं बुलाएगा। इनके लिए जहां पर ये लोग रहते हैं वहीं पर जाके बयान दर्ज करना। अरे भाई बुला क्यों रहे हैं 160 में, 160 में कोतवाली में इसीलिए बुला रहे हैं कि भाई उनके बयान दर्ज करने हैं, 161 में जो बयान दर्ज होते हैं वो हमें दर्ज करने हैं। तो किसी को भी हम कोतवाली में बुला सकते हैं, उसके लिए ऑर्डर पास कर सकते हैं राइटिंग में कि भैया आ जाओ, ठीक है, ज़रा तुमसे पूछताछ करनी है, तो ठीक है 160 पावर दे रहा है। लेकिन किसको नहीं बुला सकते, कोई भी ऐसा चाइल्ड जिसकी एज 15 साल से कम है, या कोई भी ऐसा आदमी जिसकी एज 65 साल से ज़्यादा है, या कोई वुमेन है, या मेंटली या फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन है। ठीक है, इनके केस में क्या होगा, जहां पे ये रहते हैं वहां जाके आप उनसे उनके बयान दर्ज करो। 160 का सबसेक्शन 2, ये तो सबसेक्शन 1 था, सबसेक्शन 2 ये बोलता है कि पुलिस ऑफिसर्स को जब भी किसी को बुलाएंगे कोतवाली तो उसका जो आने जाने का खर्चा होगा वो देना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन कभी मांग मत लीजिएगा, ठीक है, पुलिस वालों से पैसा, कि बोलिएगा कि सर 160 के 2 में दिया हुआ है कि मैं जिस केस के लिए आपने मुझे बुलाया है उसमें जो भी कोई आने जाने खर्चा हो रहा है वो हमें दिया जाए। ठीक है, मांगिएगा मत। पुलिस ऑफिसर को कहेंगे हम पैसा लेते हैं कि हम तुम्हें देंगे। चलिए, बात समझ में आई, यहां तक क्या हुआ। 160 में जब उसको बुला लिया तो 161 ये बोलता है कि आप उसके बयान दर्ज कर सकते हो। ठीक है, एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस बाय पुलिस, 161 के बयान खूब सुना होगा आपने, एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस बाय पुलिस, एकदम स्मूथली सब समझ में आ जाएगा, बस कंसंट्रेशन बना के रखिएगा। ठीक है, एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस बाय पुलिस में क्या है कि भाई उससे ओरली एग्जामिन करेंगे, पूछेंगे क्या क्या उसे जानकारी है, और कुछ नहीं, 161 जैसा जैसा वो बोलेगा उसे, अगर राइटिंग में लिखने का मन होगा तो राइटिंग में लिख लेंगे, लेकिन राइटिंग में जब भी उसे लिखेंगे तो सेपरेट एंड ट्रू वो होगा। ठीक है, सेपरेटली अगर 4 लोगों से पूछा है तो 4 लोगों ने जो जो बोला वो सेपरेटली और ट्रूली जैसा जैसा बोला वैसे वैसे आप राइटिंग में लिख लेना उसे। ठीक है, 161। 162 क्या बोलता है कि आप जो है उस पर साइन नहीं कराएंगे उसके। ठीक है, ध्यान रखना, उस पर साइन नहीं कराएंगे, नो साइन। ठीक, अगर राइटिंग में आपने लिखा भी तो 162 बोलता है कि उस पर साइन नहीं कराए जाएंगे। ठीक, क्योंकि स्टेटमेंट टू पुलिस नॉट टू बी साइंड, और इसका एविडेंस में क्या यूज होगा, कोई यूज नहीं होगा एक्सेप्ट, क्या यूज होगा, एक्सेप्ट फॉर कंट्राडिक्शन, केवल कंट्राडिक्शन के लिए इस्तेमाल हो सकता है और कोई इस्तेमाल नहीं है इसका एविडेंस में। ठीक है, केवल कंट्राडिक्शन के लिए इस्तेमाल होगा अंडर सेक्शन 145 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट, 145 इंडियन एविडेंस एक्ट के अंडर इसके कंट्राडिक्शन के लिए इस्तेमाल होगा और कोई नहीं होगा। सेक्शन 162-63 बोलता है पुलिस ऑफिसर को बोलना पड़ता है कि भाई ये सब पूछताछ करने के लिए इंड्यूसमेंट का इस्तेमाल नहीं करना। ठीक है, नो इंड्यूसमेंट,
नो इंड्यूसमेंट, कोई इंड्यूसमेंट का इस्तेमाल नहीं करोगे 161 का बयान दर्ज करने के लिए, ठीक है। तो किसी भी टाइप का इंड्यूसमेंट इस्तेमाल नहीं करना है कि वो सेक्शन 24 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट से हिट कर जाए, ठीक है। चलो इतनी बात समझ में आई। ये क्या हो रहा है, ये इन्वेस्टिगेशन का ही पार्ट था। इन्वेस्टिगेशन में हमने किसी, अगर कोई भी विटनेस है उसको 160 में उसको कोर्ट में, वो उसको थाने में बुलाने की पावर, 161 में उसके बयान दर्ज करने की, 161 में बयान दर्ज करते समय ये हमें 162 और 63 हमें ये बताता है साइन नहीं कराना है और इंड्यूसमेंट नहीं इस्तेमाल करना है, ठीक है। अब क्या हुआ, अब मान लो हमने किसी, कोई एक प्राइम विटनेस था, ठीक है, प्राइम विटनेस है, और जैसा कि अब हमें पता चल गया है कि पुलिस ऑफिसर के सामने 161 के बयान की कोर्ट में कोई वैल्यू नहीं है। यहां पर है क्या है, 162 बोलता है उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो पुलिस ऑफिसर अगर कोई प्राइम विटनेस है तो उसको क्या करना चाहिए, तो जैसे ही कोई भी विटनेस उसके सामने कोई स्टेटमेंट दे और उसे लगता है कि ये कोर्ट के लिए, हमें कोर्ट में बहुत रिलेवेंट हो सकता है, ठीक है, या कोर्ट में ये जो है अच्छे से इस्तेमाल हो सकता है, तो वो क्या करेगा, तो वो वही स्टेटमेंट मजिस्ट्रेट साहब के सामने दर्ज कराएगा जाके, ठीक है। विटनेस को कहाँ लेके जाएगा, मजिस्ट्रेट साहब के सामने लेके जाएगा कि साहब ये कुछ बयान देना चाहता है, तो मजिस्ट्रेट साहब बयान उसके दर्ज कर लेंगे। जैसे 161 के बयान पुलिस ऑफिसर लेता है, ऐसे ही बयान मजिस्ट्रेट साहब भी नोट कर सकते हैं। वो बयान हम बोलते हैं 164 के बयान, ठीक है। सेक्शन 164 में दो बातें हैं, रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट, रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट एंड कन्फेशन। दो चीजें रिकॉर्ड होती है इसमें, स्टेटमेंट और कन्फेशन, दो चीजें होती हैं। क्या क्या, स्टेटमेंट और कन्फेशन। अगर कोई आदमी विटनेस है, वो कोई अपना बयान देना चाहता है तो हम लोग उसे स्टेटमेंट बोलते हैं, ठीक है। कोई विक्टिम है, ठीक है, मान लो रेप विक्टिम है, रेप विक्टिम है, उसके कंपलसरी होता है कि मजिस्ट्रेट के सामने उसके बयान दर्ज कराए जाए 164 के, तो वो हम बयान बोलते हैं, एक स्टेटमेंट होता है। अगर मान लो फॉर एग्जांपल हमने किसी को स्पॉट अरेस्ट किया था 167 में, ठीक है, 167 में जब मैं स्पॉट पे गया तब मैंने देखा वहां पर कोई वो था, एक आदमी जो है जिसने मर्डर किया है, वो हाथ में चाकू लेके बैठा है वहीं पर। हमने उसको अरेस्ट कर लिया, पुलिस वाले के सामने वो बोल रहा हाँ हम ही ने मर्डर किया है। पुलिस वाले जानते हैं कि मेरे सामने कोई भी स्टेटमेंट होता है उनकी कोई वैल्यू नहीं होती है। वो उन्होंने क्या है, क्या करेगा, अरेस्टेड पर्सन को मजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश कर देगा। मजिस्ट्रेट साहब से कहेगा साहब ये अपने जो है कन्फेस करना चाहता है कि इसी ने ऑफेंस किया है। फिर मजिस्ट्रेट साहब कैसे स्टेटमेंट दर्ज करेंगे, ये दिया हुआ है। कन्फेशन कैसे दर्ज करेंगे, ये दिया हुआ है 164 में, ठीक है। तो 164 दो चीजों के लिए इस्तेमाल होता है, या तो स्टेटमेंट दर्ज करने के लिए या कन्फेशन दर्ज करने के लिए। स्टेटमेंट क्या होता है, कोई भी ऐसी चीज, विक्टिम है वो अपना बयान दे रही है, कोई विटनेस है वो अपना बयान दे रहा है, वो सब चीजें स्टेटमेंट में आ जाएंगी। एक्यूज्ड है वो बोल रहा है मैंने ही ऑफेंस किया है, वो कन्फेशन में आ जाएगा, ठीक है। तो दोनों ही चीजें मजिस्ट्रेट साहब के सामने जब रिकॉर्ड होंगी तो वो 164 में होंगी। कौन कर सकता है, दो मजिस्ट्रेट इसमें दिए हुए हैं, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और जुडिशियल मजिस्ट्रेट, चाहे इनके पास जुरिडिक्शन हो चाहे ना हो, वेदर हैविंग जुरिडिक्शन और नॉट, चाहे इनके पास जुरिडिक्शन हो चाहे ना हो। तो ये दर्ज कर सकते हैं। कब करेंगे, रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट कन्फेशन कब होता है, ये मजिस्ट्रेट साहब बयान दर्ज कब, 164 के बयान कब दर्ज होते हैं, कौन सी स्टेज पे होते हैं, ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, प्री का क्वेश्चन है, ठीक है, ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन और एट एनी टाइम बिफोर, एट एनी टाइम बिफोर सॉरी कुछ सोचने लगा था, एट एनी टाइम बिफोर कमेंसमेंट ऑफ इंक्वायरी और ट्रायल, इंक्वायरी और ट्रायल स्टार्ट होने से पहले, कमेंसमेंट ऑफ इंक्वायरी और ट्रायल, इंक्वायरी या ट्रायल चालू होने से पहले किसी भी दौरान हो सकता है, और या ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, ठीक। चलिए क्या है अब, मैनर ऑफ रिकॉर्डिंग कन्फेशन, मैनर ऑफ रिकॉर्डिंग कन्फेशन, कन्फेशन कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा, ठीक है। ये क्या है, ये दोनों के लिए है, चाहे स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर रहे हो चाहे कन्फेशन रिकॉर्ड कर रहे हो, कौन करेगा कब होगा। अगर हम कन्फेशन रिकॉर्ड कर रहे हैं तो वो कैसे किया जाएगा, तो 164 का 2, 3 और 4 ये बताता है मैनर ऑफ रिकॉर्डिंग
सॉरी मैनर ऑफ रिकॉर्डिंग कन्फेशन, कि जैसे ही कोई भी आदमी प्रोड्यूस किया जाएगा मजिस्ट्रेट साहब के सामने कि साहब ये कन्फेस करना चाहता है, मजिस्ट्रेट साहब को उसे एक्सप्लेन करना होगा क्या कि आप बाउंड नहीं हैं। क्या जो भी कोई कन्फेस करने आ रहा है उसे मजिस्ट्रेट साहब पहले एक्सप्लेन करेंगे, यू आर नॉट बाउंड टू कन्फेस। ठीक है, अगर आप फिर भी कन्फेस करते हो तो वो चीज एज ए एविडेंस इस्तेमाल होगी अगेंस्ट यू। ठीक है, आप ही के अगेंस्ट एज ए एविडेंस इस्तेमाल होगी। और क्या जो तुम कन्फेस कर रहे हो वो वॉलेंटरली है कि नहीं, ये मजिस्ट्रेट साहब को खुद सेटिस्फाई भी होना पड़ेगा कि वो वॉलेंटरली कन्फेस कर रहा है कि नहीं, किसी के दबाव में तो कन्फेस नहीं कर रहा है। ऐसा तो नहीं है पुलिस वाले उसे मार तोड़ के लाए हो, रात भर कूटा हो, उसने कहा कौन मार खाए, चुपचाप कन्फेस कर लो यार अगले दिन। तो मजिस्ट्रेट साहब को ये सेटिस्फाई होना पड़ेगा खुद, क्या वो वॉलेंटरली कर रहा है। सेटिस्फेक्शन के लिए बहुत सारी गाइडलाइन दी गई हैं, जैसे अगर मजिस्ट्रेट साहब के सामने वो हथकड़ी बांध के लाया गया तो मजिस्ट्रेट साहब को हथकड़ी खुलवानी है। मजिस्ट्रेट साहब को उसे समझाना है कि मैं न्यायाधीश हूँ, समझे कि नहीं, कि मैं मजिस्ट्रेट हूँ, पुलिस वालों से डरने की जरूरत नहीं है, मेरे सामने कुछ भी नहीं है। ठीक, अगर कोई बात हो हमसे बोल लो, हम देख लेंगे, ये लोग तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएंगे। तो मतलब उसे समझाना पड़ेगा कि हाँ जो सामने तुम्हारा बैठा है वो एक आदमी मतलब न्यायाधीश है और वो क्या कर सकता है तुम्हारे लिए। अगर उसके कहीं चोट वोट आई हुई है तो मजिस्ट्रेट साहब पूछेंगे कहाँ चोट आई, कैसे चोट आई। ठीक है, और अगर वो कुछ टाइम, अगर मजिस्ट्रेट साहब को ऐसा लगता है उसे कुछ टाइम देना चाहिए सोचने के लिए तो उसे टाइम देंगे। ठीक है, कि भाई सोच ले आराम से, कन्फेशन करना है कि नहीं करना है। कन्फेशन करोगे एक तो आप बाउंड नहीं हो, ठीक है, कन्फेशन करोगे तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल होगा, तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल होगा फिर जान लो तुम। अगर वो मना कर देता है, इतना समझाने के बाद अगर वो मना कर देता है कि साहब हमें कन्फेस नहीं करना है, ठीक है, तो क्या करेंगे, तो मजिस्ट्रेट साहब उसकी पुलिस कस्टडी नहीं देंगे, उसकी पुलिस कस्टडी नहीं देंगे। अगर वो कन्फेस करने से मना कर देता है कि मैं कन्फेस नहीं करना चाहता जज साहब, तो ये क्या करेंगे, उसकी पुलिस कस्टडी नहीं देंगे। ठीक है, क्यों नहीं देंगे, यू नो वेरी वेल। ठीक है, कि क्यों नहीं देंगे, कि भैया पुलिस कस्टडी दे दी तो खतरा है, समझे कि नहीं। चलो ठीक, उसके बाद कैसे इसके बयान दर्ज किए जाएंगे, जैसे 281 में दिया हुआ है उसी हिसाब से इनके बयान दर्ज कर लिए जाएंगे। ये था कन्फेशन का। ठीक है, कन्फेशन की एक आध चीज और ध्यान रखिएगा, ये कभी ओथ पे नहीं होता है। ठीक है, शपथ पत्र पे नहीं होता है। अब अगर स्टेटमेंट रिकॉर्ड करते हैं, सबसेक्शन 5 इसका ये बोलता है 164 का 5 कि अगर स्टेटमेंट रिकॉर्ड करते हैं तो स्टेटमेंट जैसे जज साहब को ठीक लगे, जैसे बेस्ट फिटेड हो, जैसे इन्हें सही लगे वैसे ये रिकॉर्ड कर सकते हैं, और ये ओथ पे होता है। ठीक है, ऑन ओथ, स्टेटमेंट हमेशा ओथ पे होता है। ठीक, उसके अलावा 5A है कि अगर कोई रेप से रिलेटेड कोई ऑफेंस हुआ है तो वो उसके भी बयान दर्ज करेंगे जज साहब। बस ये होता है, एक स्टेप है। अगर 164 की जरूरत पड़ती है तो इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे इस्तेमाल किया जाता है, जरूरी नहीं है कि इस्तेमाल किया ही जाए। हाँ, रेप एप के केसेस में 164 के बयान वुमेन के जरूर दर्ज होते हैं। ठीक है, या इन्वेस्टिगेशन दौरान कभी पुलिस ऑफिसर लगता है कि ये विटनेस काम का है, इसके बयान दर्ज करा दो 164 के, तो वो बयान दर्ज करा लेगा 164 के। ठीक, चलो थोड़ा स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, लगता है ज़्यादा लंबा चला जाएगा, कोई बात नहीं, हमें भी क्या है। अब क्या है, उसी इन्वेस्टिगेशन दौरान अगर सर्च की जरूरत पड़ती है तो 165 पावर देता है कि तुम सर्च भी कर सकते हो। 166 बोलता है कि दूसरे जुरिडिक्शन में अगर सर्च करना है तो दूसरे पुलिस ऑफिसर से भी बोल सकते हो, या दूसरा पुलिस ऑफिसर आपसे भी बोल सकता है। 166A ये बोलता है कि अगर आउटसाइड इंडिया भी अगर सर्च करना है तो उसके लिए आप लेटर ऑफ रिक्वेस्ट इशू कर सकते हो, लेटर ऑफ रिक्वेस्ट। ठीक है, 166 भी बोलता है कि अगर बाहर से अगर लेटर ऑफ रिक्वेस्ट होता है तो उसकी इन्वेस्टिगेशन कैसे होगी। कहने का मतलब ये सर्च वाली जो चीजें हैं वो 165 से लेके 166B तक हैं। कमेंट करके बताइएगा 166A IPC में क्या दिया हुआ है, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। ठीक, चलिए, तो ये सर्च की पावर देता है। उसके बाद में अब क्या हुआ, अभी तक हम लोग ने क्या किया, हम लोग ने प्रोसीजर देखा। ठीक है, 157 प्रोसीजर में हमने अरेस्ट भी किया, स्पॉट पे भी गए, ऑकरेंस रिपोर्ट भी सबमिट की, सब चीजें किया। ठीक है, फिर उसके बाद में फिर हमने 160 में
विटनेसेस को बुलाया, 161 के बयान दर्ज किए, 165 में सर्च भी किया, जरूरत पड़ी 164 के भी बयान दर्ज करा दिए। ये सब चीजें हमने इन्वेस्टिगेशन में की। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन करने के बाद अगर इन्वेस्टिगेशन ये सब चीजें करने में दो चीजें होंगी, क्या? दो चीजें, ये सब चीजें करने के बाद इन्वेस्टिगेशन में दो चीजें हो रही हैं। एक तो ये सारी चीजें 24 घंटे में कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है, व्हेन इन्वेस्टिगेशन, कोई बात नहीं, अगले पन्ने से लिखते हैं, इस पे हो नहीं पाएगा। क्या है, इन्वेस्टिगेशन पूरी जो कर रहे थे हम लोग, ये सब चीजें जो सर्च अर्च, सबको अरेस्ट फरेस्ट सब जो किया है, बयान दर्ज कराए, इनकी दो चीजें होंगी। क्या? या तो ये इन्वेस्टिगेशन 24 घंटे में कंप्लीट नहीं हो पाएगी, व्हेन इन्वेस्टिगेशन कैन नॉट कंप्लीटेड इन 24 आवर्स, कि 24 घंटे में इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पाई। ठीक, ये कहा इन्वेस्टिगेशन, भाई साहब ये सब चीजें जो कर रहे हैं हम लोग, इंफॉर्मेशन मिली, FIR दर्ज किया, स्पॉट पे गए, अरेस्ट किया, अरेस्ट करने के बाद जो विटनेसेस थे उनको सम्मन, उसको जो है कोर्ट वहां पर बुलाया, थाने में बुलाया, उनके बयान दर्ज किए, कोई इंपॉर्टेंट लगा उसके 164 के बयान दर्ज कराए। ये सब चीजें या तो 24 घंटे में इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो पाएंगी या नहीं हो पाएंगी। अगर नहीं हो पाई तो, अगर हो पाई तो व्हेन इन्वेस्टिगेशन कंप्लीटेड इन 24 आवर्स, अगर इन्वेस्टिगेशन 24 घंटे में कंप्लीट हो जाती है, अगर इन्वेस्टिगेशन 24 घंटे में कंप्लीट हो जाती है तो क्या करना है? तो भी दो बातें होंगी। कौन सी दो बातें? कि अगर इन्वेस्टिगेशन के बाद क्या निकला, इन्वेस्टिगेशन के बाद निकला कि सफिशिएंट एविडेंस नहीं है इसके खिलाफ, नॉट सफिशिएंट एविडेंस, कि सफिशिएंट एविडेंस नहीं है, तो क्या करना है? तो बताता है, एक सेक्शन है 169। ठीक है, सेक्शन 169 काम करेगा। अगर सफिशिएंट एविडेंस निकल आए, इन्वेस्टिगेशन इतनी की, हमें पर्याप्त जो साक्ष्य है वो मिल भी गए, सफिशिएंट एविडेंस मैंने कलेक्ट कर लिए, तो क्या करना है? तो बताता है 170। आपको क्या करना है? अगर 24 घंटे में ये सब चीजें हो ही नहीं पाई, अगर इन्वेस्टिगेशन नॉट कंप्लीटेड इन 24 आवर्स, तो क्या करना है? तो बताता है सेक्शन 167। 167 ये बताता है कि अगर इन्वेस्टिगेशन आपकी ये सब सारे काम 24 घंटे में ना हो पाए और आपने किसी को अरेस्ट भी कर रखा है, तो आपको क्या करना है? हमें पता है सेक्शन 56 ऑफ द CRPC ये बोलता, 57 सॉरी 57 ऑफ द CRPC ये बोलता है कि अगर इन्वेस्टिगेशन, किसी को भी आप 24 घंटे ज्यादा अरेस्ट करके नहीं रख सकते हैं। ठीक है, सेक्शन 57 क्या बोलता है CRPC का? बताइए भाई। यही बोलता है कि आप किसी को भी 24 घंटे ज्यादा अपने पास नहीं रख सकते विदाउट द ऑर्डर ऑफ द मजिस्ट्रेट। ठीक है, आप स्पॉट पे गए, एक को अरेस्ट कर लिया, दो को अरेस्ट कर लिया, चार कितने को भी अरेस्ट कर लिया, अब इन्वेस्टिगेशन चल रही है आपकी, इन्वेस्टिगेशन यही सारे काम आप सब कर रहे हैं, लेकिन 24 घंटे में कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, तो क्या करना है? अगर 24 घंटे में कंप्लीट नहीं हो पाता है तो हमारे पास एक सेक्शन है 167 जो बताता है प्रोसीजर व्हेन इन्वेस्टिगेशन कैन नॉट कंप्लीटेड इन 24 आवर्स। अगर इन्वेस्टिगेशन 24 घंटे में कंप्लीट नहीं हो पा रही है तो क्या प्रोसीजर फॉलो करना है, ये बता रहा है 167। 167 ये बोलता है, प्रोसीजर बताता है, प्रोसीजर व्हेन इन्वेस्टिगेशन कैन नॉट कंप्लीट इन 24 आवर्स। अगर इन्वेस्टिगेशन आपकी 24 घंटे में नहीं हो पा रही तो क्या करना है? तो 167 बोलता है कि हम बता रहे हैं क्या करना है, कि अगर आपने किसी को अरेस्ट कर रखा है, किसी को अरेस्ट एंड डिटेन कर रखा है, ठीक है, और आपके पास सफिशिएंट वो है, ठीक है, सफिशिएंट वो है कि भाई हाँ इसने ऑफेंस किया जा सकता है, इसने ऑफेंस किया होगा या इस पे इन्वेस्टिगेशन अभी फर्दर कर सकते हैं, तो आपको क्या करना है? तो कोई भी IO इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ SI, नॉट बिलो द रैंक ऑफ SI, कोई भी ऐसा IO नॉट बिलो द रैंक ऑफ SI वो क्या कर सकता है? प्रोड्यूस जो अरेस्टेड पर्सन है, अरेस्टेड पर्सन को प्रोड्यूस करेगा, अरेस्टेड पर्सन को प्रोड्यूस करेगा कहाँ? बिफोर नियरेस्ट जुडिशियल, बिफोर नियरेस्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट।
कोई भी नियरेस्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट होगा उसके सामने प्रोड्यूस कर देगा। और मजिस्ट्रेट साहब क्या करेंगे, मजिस्ट्रेट साहब जब भी प्रोड्यूस करेगा ना तो साथ में जो डायरी आयरी होगी, जो भी अभी तक तुमने एविडेंस कलेक्ट किए हैं, जिसके ग्राउंड पे तुम कह रहे हो कि साहब सफिशिएंट जो है, सफिशिएंट एविडेंस है कि हाँ कि इसने ऑफेंस किया होगा, ठीक है। तो जो है मतलब अभी हमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए हमें थोड़ा और टाइम चाहिए, तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए जो सफिशिएंट एविडेंस आप शो करोगे, सफिशिएंट एविडेंस अगर होते एकदम पूरे तो हम यहाँ नहीं पेश करते 170 में, पूरी इन्वेस्टिगेशन नहीं कंप्लीट हो पाई है, लेकिन जितनी हो पाई है उतनी हम आपके सामने सबमिट कर रहे हैं कि देखो इतनी हो गई है और थोड़ा और टाइम मुझे चाहिए। तो जितना भी टाइम चाहिए तो क्या करेंगे हम, बिफोर नियरेस्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने उस एक्यूज अरेस्टेड पर्सन को पेश कर देंगे। अब ये मजिस्ट्रेट साहब क्या करेंगे, मजिस्ट्रेट साहब कितनी 15 डेज की, अप टू 15 डेज की उसकी कस्टडी दे सकते हैं। कितना, 15 डेज की कस्टडी दे सकते हैं। कस्टडी कौन सी, कोई सी भी। अगर उसने पुलिस कस्टडी मांगा होगा तो पुलिस कस्टडी मिल जाएगी, नहीं तो जुडिशियल कस्टडी में भेज देंगे। पुलिस कस्टडी का मतलब पुलिस वालों को सौंप दिया जाएगा, जुडिशियल कस्टडी का मतलब जेल भेज दिया जाएगा, ठीक है। तो मजिस्ट्रेट साहब 15 डेज की उसे अप टू 15 डेज की कस्टडी दे सकते हैं। अगर पुलिस ऑफिसर ने पुलिस कस्टडी मांगा, पुलिस कस्टडी वरना जुडिशियल कस्टडी, ठीक। इसके बाद में इसका प्रोविजो 167 का प्रोविजो ये कहता है कि इसके बाद भी फर्दर टाइम और बढ़ सकता है, ठीक है। इसके बाद भी फर्दर टाइम और बढ़ सकता है, फर्दर कस्टडी और दे सकते हैं, लेकिन वो कस्टडी हमेशा जुडिशियल कस्टडी होगा, ठीक है। फर्दर कस्टडी बढ़ा सकते हैं, फर्दर जुडिशियल कस्टडी लिख के दे रहा हूं, ठीक है। फर्दर और बढ़ा सकते हैं जुडिशियल कस्टडी उसकी 15 दिन के बाद। कितनी अगर उसने जिस ऑफेंस के लिए इन्वेस्टिगेशन चल रही है वो ऑफेंस की पनिशमेंट कितनी है, डेथ भी हो सकती है, लाइफ इम्प्रिजमेंट हो सकती है, या 10 साल से ज्यादा हो सकती है, तो कितनी 90 डेज 90 दिन की और कस्टडी दे सकते हैं। अगर 10 साल से कम है, अदरवाइज ये वाले ऑफेंस छोड़ के किसी और की इन्वेस्टिगेशन चल रही है तो 60 डेज। ये इतना टाइम दे सकते हैं। ये टाइम किसका है, पुलिस ऑफिसर को इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करने का टाइम दिया जा रहा है। पहले 15 डेज की कस्टडी दी, कस्टडी हम कोई सी भी मांग सकते हैं, जुडिशियल या पुलिस कस्टडी। 15 डेज के बाद में बाकी ये जो कस्टडी होगी 90 डेज 60 डेज, जैसा ऑफेंस की इन्वेस्टिगेशन चल रही होगी, जैसे उसके ऊपर मतलब है कि इसने मर्डर किया है कि क्या किया है, उसी हिसाब से 60 और 90 डेज रहेगी। ये जो 60-90 डेज होगी ये हमेशा जुडिशियल कस्टडी दी जाती है, ठीक है। ये टाइम किस लिए दिया जा रहा है, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। इन्वेस्टिगेशन का सीधा सीधा मतलब है कि फाइलिंग ऑफ चार्जशीट, कि आप रिपोर्ट सबमिट करो, पुलिस रिपोर्ट जो 173 में सबमिट होती है उसको सबमिट करने के लिए टाइम दे रहे हैं। अगर इतने दिन में अगर ये सबमिट पुलिस ऑफिसर नहीं कर पाते हैं तो जो अरेस्टेड पर्सन है उसके पास एक राइट आ जाता है डिफॉल्ट बेल का। डिफॉल्ट बेल का राइट आ जाता है अगर ये प्रिस्क्राइब टाइम में अगर वो पुलिस ऑफिसर पुलिस रिपोर्ट सबमिट नहीं कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं कर रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट ना होने का मतलब, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने का मतलब कि फाइलिंग ऑफ चार्जशीट या चार्जशीट, चालान, क्लोजर रिपोर्ट, कुछ भी 173 की पुलिस रिपोर्ट सबमिट करो। 173 की पुलिस रिपोर्ट सबमिट कर दी, हमने मान लिया इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गई, ठीक है। नहीं की इतने दिन में तो उसके पास डिफॉल्ट बेल का राइट आ जाएगा और उसे पुलिस ये जो होगी कोर्ट उसे बेल ग्रांट कर देगी अरेस्टेड पर्सन को। चलिए एक चीज आपको ये समझ में आई, इसमें एक सेक्शन और ध्यान रखना, 2A क्या बोलता है कि अगर किसी भी बस अगर ये है कि किसी भी कारणवश अगर जुडिशियल मजिस्ट्रेट अवेलेबल नहीं है तो उस केस में उसे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर दो और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट 7 दिन की कस्टडी दे सकते हैं, 7 डेज, ठीक है। जुडिशियल मजिस्ट्रेट कितने दिन की स्टार्टिंग में दे रहा था, कमेंट करके बताओ, 15 डेज, अब 7 डेज की एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट दे सकता है। इसमें भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कोई सी भी कस्टडी दे सकता है, चाहे पुलिस कस्टडी चाहे जुडिशियल कस्टडी, ठीक। चलो इतना समझ में आई। ये हम लोग क्या देख रहे थे, हम लोग देख रहे थे अगर इन्वेस्टिगेशन कैन नॉट कंप्लीट इन 24 आवर्स, तो ये था अगर इन्वेस्टिगेशन 24 घंटे में कंप्लीट हो जाती है तो उसके लिए मेरे पास 2 सेक्शन है, 169 170। 169 क्या बोलता है, अगर सफिशिएंट एविडेंस नहीं मिले, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गई, सफिशिएंट एविडेंस नहीं मिले तो रिलीज द एक्यूज्ड ऑन बेल।
रिलीज द एक्यूज्ड ऑन बेल, तो भाई साहब चुपचाप उसे बेल दे के छोड़ दो, ठीक है। पुलिस ऑफिसर ही छोड़े दे रहा है, ठीक है, मजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश नहीं करना है। 169 क्या बोल रहा है, अगर आपने इन्वेस्टिगेशन तो कंप्लीट हो गई लेकिन आपको क्या सफिशिएंट एविडेंस नहीं मिले, सफिशिएंट एविडेंस नहीं मिले तो क्या करना है, तो मजिस्ट्रेट के सामने पेश करके क्या करोगे, मजिस्ट्रेट साहब खुद डांटेंगे तुम्हें, क्यों ले आई इसे जब एविडेंस नहीं है, तो क्या करना है, तो उसे बेल पे छोड़ दो। और बेल पे छोड़ दो, फिर अपना जो है चार्जशीट सबमिट करते रहना, क्लोजर रिपोर्ट सबमिट करते रहना, जो भी कुछ रहे। अगर सफिशिएंट एविडेंस है, 170 बोलता है इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हुई, कंप्लीट होने के बाद सफिशिएंट एविडेंस मिल गए, सफिशिएंट एविडेंस के बाद 170 में मजिस्ट्रेट साहब के सामने उसे प्रोड्यूस कर दो, ठीक। मजिस्ट्रेट साहब के सामने प्रोड्यूस करोगे, साथ में चार्जशीट भी लगा देना 173 में जो सबमिट होती है, 173 के 2 में, ठीक है। चार्जशीट भी मतलब पुलिस रिपोर्ट भी सबमिट करना साथ में, ठीक। तो ये बोलता है 170, 168 कुछ नहीं था, 168 ये था कि कैसे रिपोर्ट सबमिट होगी, ठीक है। रिपोर्ट कैसे सबमिट होगी वो आपको पता है, सुपीरियर ऑफिसर द्वारा सबमिट होती है, ठीक। तो ये 169 अगर एविडेंस सफिशिएंट नहीं है तो उसे बेल पे छोड़ दो, 170 एविडेंस सफिशिएंट है, मजिस्ट्रेट साहब के सामने प्रोड्यूस करो और साथ में पुलिस रिपोर्ट भी सबमिट कर दो, ठीक। चलो, तो सारे सेक्शन हम लोग देख लिए, 170 170 तक, 170 तक देख लिए। 171 कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, कि यही है कि जो विटनेसेस होंगे या जो कंप्लेनेंट होगा उन्हें पुलिस वाले घेर घेर के नहीं घूमेंगे, ठीक है, वो खुला रहेंगे अपने, ठीक। 172 172 बोलता है पुलिस डायरी, क्या बोलता है, पुलिस डायरी बोल लो, केस डायरी बोल लो, कुछ भी बोल लो, ठीक है, केस डायरी भी बोल सकते हो। ये क्या होता है, कुछ नहीं होता, एक डायरी होती है जो पुलिस वालों को मेंटेन करके रखनी होती है, जिसमें वो डे टू डे इन्वेस्टिगेशन सब कुछ नोट करते हैं, डे टू डे इन्वेस्टिगेशन की उन्होंने क्या किया, ठीक है, डे टू डे इन्वेस्टिगेशन, कब उनके पास इंफॉर्मेशन आई, कब वो स्पॉट पे कहाँ कहाँ गए, क्या क्या उन्होंने कलेक्शन ऑफ एविडेंस किया, 161 के बयान दर्ज किए तो वो भी इसमें नोट होगा। डायरी जो होगी वो वॉल्यूम में होगी, ड्यूली पैजिनेटेड होगी, बस ये सब चीज़ें ध्यान रखना है। इसकी क्या वैल्यू है, ये एज एविडेंस इस्तेमाल नहीं होता है, ये डायरी नॉट यूज एज एविडेंस, नॉट यूज एज एविडेंस, एविडेंस की तरह इस्तेमाल नहीं होता है, केवल क्या है, पुलिस ऑफिसर जो है इसे फॉर रिफ्रेशिंग मेमोरी, अपनी रिफ्रेशिंग मेमोरी के लिए इस्तेमाल कर सकता है जब भी उस केस के लिए उसे बुलाया जाए, जैसे सेक्शन 159 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट में दिया हुआ है, ठीक है। और 172 में पुलिस जारी का कोई लेना देना नहीं है। चलो, 173 क्या बोलता है, सबमिशन ऑफ पुलिस रिपोर्ट, क्या है हेडिंग, पुलिस रिपोर्ट टू मजिस्ट्रेट, क्या है हेडिंग, रिपोर्ट ऑफ पुलिस ऑफिसर कंप्लीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन, रिपोर्ट ऑफ पुलिस ऑफिसर इन कंप्लीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जैसे ही इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो, जैसे ही इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो सो ही पुलिस ऑफिसर साहब को रिपोर्ट सबमिट करनी होती है, ठीक है। कितने दिन में, देखो हम लोगों ने 164 167 में पढ़ा 60 और 90 डेज, ये 60 और 90 डेज कोई ये नहीं है कि कितने दिन में उन्हें इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके पुलिस रिपोर्ट सबमिट करनी ही करनी है। वो सिर्फ इतना बोल रहा है कि अगर तुमने सबमिट नहीं की इतने दिनों में तो हम एक्यूज को बेल ग्रांट कर देंगे, ठीक है। ये नहीं बोल रहा है भाई साहब पुलिस रिपोर्ट कभी कभार 2-2 साल लग जाते हैं, सबमिट नहीं करती पुलिस, ठीक है। ये 60-90 डेज तो बहुत कम चीज है, 6 महीने, साल भर, 2 साल सबमिट ही नहीं कर रहे साहब, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है। और इसमें कोई वो भी नहीं है, कोई इनके पास लिमिटेशन भी नहीं है कुछ चीज़ों को छोड़ के, जैसे 173 का 1 बोलता है इन्वेस्टिगेशन कब कंप्लीट हो जानी चाहिए, एज सून एज पॉसिबल, क्या इस्तेमाल किया गया है टर्म, विदाउट अननेसेसरी डिले, इन्वेस्टिगेशन शैल बी कंप्लीटेड विदाउट अननेसेसरी डिले, लेकिन कोई टाइम तो दिया नहीं है आपने कि इतने दिन में हो ही जानी चाहिए, तो विदाउट अननेसेसरी डिले तो ठीक है हम कर देंगे। एक 1A और है, 1A ये बोलता है कि अगर इन्वेस्टिगेशन रिलेटिंग टू किसी रेप केस में इन्वेस्टिगेशन हो रही है तो वो 2 मंथ के अंदर हो जानी चाहिए, ठीक है। रेप केस के अंदर इन्वेस्टिगेशन 2 मंथ में, ट्रायल 2 मंथ में, सेक्शन 309, और अगर इसकी अपील जाती है तो अपील 6 मंथ में कंप्लीट हो जानी चाहिए, ठीक है। अपील जाती है तो अपील सेक्शन 374 और सेक्शन 300
77 ये बोलता है कि अगर कोई रेप की कोई है, रेप से रिलेटेड कोई केस है, उसकी इन्वेस्टिगेशन 2 महीने में, ट्रायल 2 महीने में, अगर अपील कोई जाती है तो 6 महीने में डिसाइड हो जानी चाहिए। ठीक है, ये इसका टाइम पीरियड है इसको लेके। लेकिन बाकी सारे ऑफेंसेस, मर्डर है मान लो, उसकी इन्वेस्टिगेशन कितने दिन में कंप्लीट हो जानी चाहिए, कोई टाइम पीरियड नहीं है, विदाउट अननेसेसरी डिले। चलो ठीक है, ये हो गई रिपोर्ट सबमिट। रिपोर्ट सबमिट कहाँ होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मजिस्ट्रेट एम्पावर टू टेक कॉग्निजेंस, रिपोर्ट सबमिट होती है किसको, मजिस्ट्रेट एम्पावर टू टेक कॉग्निजेंस। जो मजिस्ट्रेट साहब कॉग्निजेंस लेने की पावर है उनको रिपोर्ट सबमिट की जाती है। ठीक है, किसके पास पावर है, इसके लिए हमें जाना पड़ेगा चैप्टर 14 में, चैप्टर 14 का सेक्शन 190। एक मिनट